तो बच्चों वेक्टर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पूरा पढ़ लिया है। अब वेक्टर का आखिरी टॉपिक जो है और 20-25 मिनट का है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसको थोड़ा समझा जाए। तो जैसे वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया जाता है, जैसे मान लो दो वेक्टर है, कंसिडर टू वेक्टर्स A and B, then cross product of A and B ये क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। A क्रॉस B, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा ईटा कैप। तो A क्रॉस B को डिफाइन किया गया, तो ये देखो, तो बेसिकली ये पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन पार्ट। तो ये पूरा एक वेक्टर है, तो ध्यान से बोला जाए तो ये तो पूरा एक वेक्टर हो गया, यानी ये पूरी चीज़ एक वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो खुद एक वेक्टर आएगा। अब बच्चों एक बात समझो कि हमें क्या करना है कि ए क्रॉस बी में दो चीज़ें पहले ध्यान समझेंगे। पहले तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये ए यूनिट वेक्टर जो आया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड। तो अब मैग्नीट्यूड की बात यहीं पे आप लोग देखो, तो हम बात करें आपको मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये आ जाएगा, ये अपने को पता है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी अगर बात करें, तो कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। बेसिकली बहुत पॉपुलर दो मेथड्स हैं ए क्रॉस बी के, तो दोनों मेथड्स को हम लोग यूज करते हैं। एक रूल है, कुछ स्टैंडर्ड रूल जो आप फॉलो करिए। रूल क्या है, आई क्रॉस आई कितना होगा, तो ये तो नल वेक्टर है, जीरो, क्योंकि साइन 90, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, एंगल जीरो है। जे क्रॉस जे कितना होगा, जीरो, के क्रॉस के कितना होगा, जीरो। स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा। और एक रूल याद रखिएगा, आई जे के, ये रूल क्लॉकवाइज चलता है। आई का जे से प्रोडक्ट होगा तो के आएगा, नियम याद रखिएगा, आई का जे से प्रोडक्ट होगा तो के आएगा। और इसी सेंस में बनेगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के आएगा, जे को के से मल्टीप्लाई करोगे तो अगला आएगा। जे क्रॉस के क्या होगा, आई। अब आई के क्रॉस आई क्या होगा, जे, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड बातें हम लोग याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में।
तो इस स्टैंडर्ड बात में आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीखते चलें जिसके बेसिस पे हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे। एक स्टैंडर्ड और रूल, दूसरा रूल भी याद रखिएगा जो कि ये बोलता है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो हो जाएगा माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। ये महत्वपूर्ण है रिजल्ट कि ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए हो जाएगा। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2, इस बेसिस पे इन दोनों रिजल्ट को लेके हम लोग ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है उसको समझ ले, उसके बाद हम धीरे धीरे समझेंगे डायरेक्शन कैसे आया, क्या हुआ। कैलकुलेशन पार्ट जो है उसको पहले हम लोग धीरे धीरे समझते चलें कि कहाँ से कैसे आ रहा है ये। अब बात करें हम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये। कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आए अगर हम, तो उसमें देखा जाए तो इन दोनों रूल के हिसाब से मान लो आपको दिया हो कि एक वेक्टर ए है i प्लस 2j प्लस k और एक वेक्टर b है 2i माइनस 3j प्लस k। आपसे पूछा जाए फाइंड ए क्रॉस बी, ये बताओ मुझे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा ये कैसे बताया जाएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग चला जाए। तो रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ए क्रॉस बी जो लिखना है वो लिखने का तरीका है i प्लस 2j प्लस k क्रॉस 2i माइनस 3j प्लस k। अब एक एक करके आप लोग बताओ कि हम लोग को क्या करना है। कि बच्चों एक एक मल्टीप्लिकेशन पहले इसका करो, इसका इसके साथ i क्रॉस i रूल अभी याद किया था 0, i क्रॉस j, देखो पहले -3 तो रहेगा ही, आई जे रूल इधर साइड में लिख लिया करो याद रखने के लिए, आई जे के, ये बॉक्स बनाए रखा करो, आई जे के, तो -3k इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ, तो आई क्रॉस के, ये रूल टूट जा रहा है। देखो आई क्रॉस के तो -j, क्योंकि रूल अगर इस सेंस में चलोगे तभी पॉजिटिव आएगा और अगर अपोजिट हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आई क्रॉस के -j इसका हो गया। अब इसका देखो j क्रॉस आई, तो j क्रॉस आई -k, j क्रॉस आई -4k, j क्रॉस j 0, j क्रॉस k j के आई यानी 2i। अब इसका देखो के आई जे, तो के आई जे प्लस 2j, के जे माइनस सेंस है तो -i, तो के जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 के जे 3i के 0। अब देखो सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, यानी ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं हम लोग। ए क्रॉस बी बताओ कितना आ गया।
आई एक साथ जुड़ जाएगा, इधर भी आई नहीं है, और आई ये जुड़ जाएगा तो 5i, जे तो +j -7k, ये आंसर आ गया A क्रॉस B। ठीक है, ये रूल से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये रूल ढंग से देख लीजिएगा, इस रूल से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, एक आध दो प्रैक्टिस आप लोग खुद से करिएगा, रूल एक बार और देखिएगा। कहो तो एक प्रॉब्लम हम, चलो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड और कर लेते हैं, कोई कष्ट की बात नहीं है, एक प्रॉब्लम और कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो ये मान लो आपको बता दूं 2i - 3j एक वेक्टर है और एक वेक्टर है i + k। ये रूल दिमाग में रख लिया करो, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बना लिया करो। अब A क्रॉस B आपको बताना है, तो चलो ठीक है, A क्रॉस B बताते हैं बच्चों। A क्रॉस B, तो A कितना है 2i - 3j, क्रॉस क्या है i + k। चलो A क्रॉस B बताओ, तो पहले i का बेसिक मल्टीप्लिकेशन, i का i से, तो आप जानते हो 0 होता है, रूल हम लोगों ने याद रखा है क्योंकि एंगल इनके बीच का 0 होता है। i का k से, तो i का j आना चाहिए, k बोल रहा है तो -j, i k -j तो -2j। अब इसके साथ चलो, तो ji -k, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 3k, jk तो jki तो -3i, तो रिजल्ट यही आ गया, देखो आंसर -3i -2j + 3k, ये आ गया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्लियर आ गया एकदम तरीके से कि ये कैसे आता है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, रूल पहले रूल के मतलब आप लोग को पता चल गया फर्स्ट मेथड से। एक दूसरा मेथड है A क्रॉस B कैलकुलेट करने का, एक दूसरा मेथड है A क्रॉस B पता करने का, उसको भी मैं बता दूँ। ये मेथड तो बेसिक है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या बोलता है, मेथड 2, वो ये बोलता है, इसमें एक तरीका याद रखो कि जैसे मान लो A वेक्टर, इफ़ A = a1i + b1j + c1k and B = a2i + b2j + c2k, then A क्रॉस B can simply be written as, देखो ध्यान से कैसे करना है। हम लोग अब जैसे लिखना है, लिखने का तरीका एकदम ढंग से सब लोग समझते चलो कि इसको लिखा जाता है i-j-k, ऐसे लिखा। अब i के नीचे i वाले दोनों लिख दो, a1 a2, j के नीचे j वाले b1 b2, k के नीचे k वाले c1 c2। ये इसे नाम दिया जाता है डिटर्मिनेंट, लेकिन इसका नाम जानने से कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना, ये मैथ्स में पढ़ा जाएगा बहुत डिटेल में। अभी इसको समझो, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को तोड़ना है, ठीक है ना। एक इस तरह से तो लिखोगे नहीं, ये तो अब इस बॉक्स को कैसे तोड़ा जाता है, सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। रूल देखो, पहले वाले को लिखो i, तो पहले वाले को लिखो तो इतना छोड़ दो पूरा, जिसको लो, इसको लिया मैं i को, तो i से होता हुआ रो
कॉलम दोनों काट दो, रो और कॉलम दोनों काट दो, बचा क्या ये। तो इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देख याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे माइनस दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस में करके इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, b1c2 माइनस c1b2। अगले में फिर देखो नियम क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस पहले लगा दिया आई के साथ, अब माइनस लगाना है, माइनस जे। अब वही नियम देखो यहाँ पे भी लगाओ, अप्लाई करो। तो नियम क्या कहता है, जिसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना उसको और इससे जुड़ी हुई लाइन को काट दो, बचेगा ये। तो ऐसे माइनस ऐसे, तो ऐसे a1c2 माइनस c1a2 प्लस, दिख रहा है पूरा क्लियर है ना एकदम। यहाँ पे पहले आई को लिया, तो आई के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना, सबसे पहले आई उठाया यहाँ रखा, अब एक लाइन ऐसे खींचा आई से होता हुआ, एक इधर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो लाइन खींचो। तो जितने नंबर उन लाइन पे आएंगे उसको छोड़ दो, बचा हुआ ये बॉक्स बचेगा ना, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, दिस माइनस दिस। अब जे को लिया तो प्लस माइनस प्लस, तो जे को लेना है, तो एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल काट दिया, बचेगा क्या ये बचेगा, ये बचेगा, ऐसे माइनस ऐसे। अब क्या आएगा के, एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल काट दिया, तो a1b2 माइनस a2b1 हो गया। रूल को समझो, ये रूल है, बस ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ये समझ में आएगा एक दो प्रैक्टिस के साथ। फिर से मैं आपको कुछ को समझ में कैसे आएगा, एक दो प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम, 2-3 क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। मैं लेता हूँ, चलो एक क्वेश्चन ये लूँ कि 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी लिया i माइनस 3k। चलो पूछा जा रहा है फाइंड a क्रॉस b, तो हमें तो पता है a क्रॉस b इज सिंपली, यहाँ i लिखा, j लिखा, k लिखा, ठीक है। i के नीचे i वाले, तो इधर देखो अब ऊपर कौन लिखना है, ऊपर इसके वाले को लिखना है, फिर नीचे इसके वाले को लिखना है। ऐसा ना करना कि ये वाला भी तो i है सर, नहीं ऐसे चलो, ऊपर तो 2, उसके नीचे 1, जे के नीचे -3, देखो है ये -3 है जे का कोफिशिएंट, इधर कितना है, हाई नहीं है तो मतलब 0 रहा होगा, जो नहीं है तो मतलब वो 0 होगा। इधर कितना 4, इधर कितना -3, बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो नियम क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस, बना दिया। पहले आई वाले को उठाओ, आई वाले को उठाया, तो आई यही है ना, इससे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो जितने लाइन पे आए सबको काट दो, बचेगा ये 4, तो दिस माइनस दिस, तो ऐसे -3 इंटू -3 9 -0। अब माइनस जे लेना है, चलो माइनस जे में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये कब बचेगा ये सब चारों, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -6। अब माइनस लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करो, -4। अब इसको लो, तो ये कट गया, अब ये बचा, तो ये 0 के साथ 0 -3 +3 हो जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आसानी से आ गया। नियम बहुत आसान है, इसको याद रखना है एकदम।
एक प्रॉब्लम और करके दिखाते हैं हम आपको, एकदम तैयार हो जाना चाहिए। 3i माइनस 4j 4k i प्लस जे प्लस के। चलो तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, फिर से लिखना सीखो एकदम ढंग से। चलो सारे टर्म ले लें, तुम लोग कहोगे कि कम ले रहे हैं बार बार। माइनस 3k आई जे के, आई कितना है, सॉरी ए के साथ लेना है, पहले लिखना है 3 1। जे का बोलो, तो जे का 1 है, माइनस 4 कौन सा लिखें, तो आपको क्लियर होना चाहिए, इधर पहले लिखना है, तो माइनस 4 1 माइनस 3 1। क्लियर है सबको ये बात? मुझे लग रहा है सबको ये बात तो क्लियर होना चाहिए। के का देखो माइनस 3 और 1, इसको आई पहले लिखो, प्लस माइनस प्लस बना लिया। इसको काटो, दिमाग में काटना है, पेन से नहीं काट देना है, ये बस दिमाग में रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि पेन से काट दिया। तो ये काट दिया तो बचा क्या, ये बचा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, देखो ऐसे माइनस ऐसे, ऐसे कितना हो जाएगा माइनस 4, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 होगा, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 3। माइनस जे लिया, तो जे में लिया तो ये दोनों कट गया लाइन, तो ये बचा 3 माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 आ रहा है और माइनस लगाना है तो प्लस 3। के साथ बोलो बच्चों, तो के साथ आ रहा है तो ये कट जाएगा पूरा, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। देखो सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, माइनस आई माइनस 1 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस 6j, इधर को जो 7k। मुझे लग रहा है कि ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन आप सभी को पता चल गया है, कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। बोलो भाई, 2 क्वेश्चन से हमें लग रहा है कि सबको पता चल चुका है कैसे आई क्रॉस जे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर सबको क्लियर हो गया है तब हम आगे बढ़ें, कहो तो। अगर सबको कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर है तो आप लोगों में से किसी को कष्ट होगा तो लो, एक कष्ट के लिए एक उपचार और कर देते हैं। 3i माइनस के, बताओ ये क्या होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। एक और करते हैं चलो। तो नियम क्या कहता है ए क्रॉस बी लिखने का, कि पहले ऐसे बनाते हैं, लिखते हैं आई जे के, लिख लिया, प्लस माइनस प्लस दिमाग में बना लेते हैं। पहले आई वाला लिखो, तो आई का ए का पहले देखो कितना है 1, बी वाले का आई 3। अब जे में ऐसे देखो, जे का ए में कितना है -1, जे वाला इधर है नहीं, जो नहीं होता वो 0 होता है। के का देखो, तो ए में के क्या है, नहीं है, और बी में के कितना है -1। अच्छा, अब इसको ब्रेक करना है, लिख लिया पहले, ये लिखने का तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आई बनाया, तो आई को देखो यहाँ पे है, तो उससे एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक लाइन वर्टिकल खींच दिया, तो बचेगा ये, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, तो इसका तो 1 आ गया, -0। अब माइनस जे होगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कट गया, बचेगा क्या, ये चारों, तो -1, इनका मल्टीप्लिकेशन 0, प्लस ये लाइन कटा, ये लाइन कटा, इसका 0, के साथ बोलिएगा, ये 0 माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है, इनका मल्टीप्लिकेशन -1 -3 आएगा, तो माइनस माइनस +3 हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको तो कर ही सकते हो कि ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसको हम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। तो अब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ध्यान से समझो पहले तो।
प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉस बी। चलो ए क्रॉस बी की प्रॉपर्टी क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। तो पहला नंबर की बात आता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ईटा कैप। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे चर्चा कर लिया जाए ध्यान से। मैग्नीट्यूड के लिए बात किया जाए तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा बच्चों? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू आप गणित में पढ़े होंगे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यानी ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन मैक्सिमम हो। तो यानी ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? वो मॉड ए इंटू मॉड बी होगा। और कब होगा? व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये हुआ कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर, पहली प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी नंबर 1, ध्यान से लिखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है कि ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? ए बी। ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? ए बी। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आता है व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उस वेक्टर को कहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे ही दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उन वेक्टर को क्या कहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात अपने को समझ में आ रहा होगा। पहली प्रॉपर्टी। अब इस पे बेस्ड अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ ले कोई। इफ a equal to 2i minus 3j and b equal to I plus j plus k, find a cross b मैक्सिमम। अब आप खुद बताओ ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ये मान लो एक एग्जांपल उठाया हमने, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन आप सीधा बोलोगे, हमें तो याद है सर कि ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड ए मॉड बी। अब इसका मॉडुलस बताओ कितना होगा? √4 + 9 √13 इंटू इसका √3 √39। आंसर हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन को लेके है और वो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ा समझो। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। ईटा कैप, इस ईटा कैप, ये ईटा कैप क्या है? तो हम लोग जानते हैं ईटा कैप होता है यूनिट वेक्टर।
अच्छा यूनिट वेक्टर है तो ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको थोड़ा समझो। हम लोग एक प्रॉपर्टी जान चुके हैं कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। हम लोग एक बात जानते हैं कि दो वेक्टर हमेशा क्या होता है? कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर उठाओ, वो दो वेक्टर के बारे में मैंने बोला था, कोई भी दो वेक्टर लो। मान लो कोई वेक्टर, ये कैप वाला पॉइंट हेड मान लो वेक्टर का, ये टेल मान लो। तो ये दो वेक्टर हो गए, एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का। कैसे भी दोनों का, दो वेक्टर का टेल ज्वाइन करो, ध्यान समझो। दो वेक्टर का टेल ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन कर दिया। आपको पता होगा कहीं भी रखा होगा दो वेक्टर तो दोनों का टेल तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। दो वेक्टर अगर आप ऐसे ले रहे हो, कैसे भी लो, तो वो एक प्लेन में आएगा ना, उसको कंटेन करने वाला एक प्लेन होगा ना पूरा, दो वेक्टर को। एक प्लेन ऐसा बन सकता है ना जिस प्लेन में ये दोनों रहें। ऐसा कोई भी दो वेक्टर लेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा एक प्लेन बनेगा। जैसे ये देखो, एक प्लेन आ गया ना, इस प्लेन में दो वेक्टर आ गए। ऐसा को कैसे भी ले लो, दो वेक्टर ऐसे ले लिया तो इस प्लेन में आ गया। अब कहोगे कैसे ले लो सर, तो इस प्लेन में आ गया, मतलब इसको कंटेन करने वाला। तो दुनिया का दो कोई भी वेक्टर हो वो एक प्लेन में होता है, ठीक है ना, इसको छोड़ के। अब कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो इन दोनों वेक्टर को एक में रख ले, क्योंकि अगर इसको, इस वेक्टर को लेने जाओगे तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, पूरी तरह से कंटेन नहीं करेगा। एक लाइन, जैसे ये प्लेन है, एक लाइन ये इस प्लेन में बोला जा सकता है, लेकिन एक लाइन ऐसे हो तो वो इस प्लेन में नहीं बोला जाएगा। जैसे एक ये प्लेन है, ये वेक्टर है, तो ये आपका जो है ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं बोला जाएगा। इस प्लेन में तब बोला जाएगा जब ऐसे हो पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ईटा कैप का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में बोला गया। यूनिट वेक्टर तो वही है, डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ध्यान समझो, वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए बी होगा। अब प्लेन निकालने का बहुत अच्छा एक तरीका किसी ने बताया, राइट हैंड थंब रूल। प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है। अब देखो, मान लो ये दो वेक्टर हैं, कोई भी समझो ऐसे ही दो वेक्टर, ये ए है ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का बी है, ठीक है ना। तो मुझे ए बी के परपेंडिकुलर, आप तो समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर बताना है। तो देखो कैसे कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है कि राइट हैंड लो अपना, क्या लो, राइट हैंड। राइट हैंड का जो ये पाम है इसको ए से शुरू करो। अगर ए क्रॉस बी बताना है तो ए से शुरू करो, ए ब्लैक को बोला हूँ, और कर्ल करो फिंगर्स को बी की तरफ। थंब जो होगा वो किसका डायरेक्शन देगा, वो थंब देगा अपना डायरेक्शन किसका, ईटा कैप का डायरेक्शन। समझो, जैसे मान लो आप लोग देखो, ये आपका एक क्रॉस, ये वेक्टर है, ठीक है ना, ए से शुरू किया, हम बी की तरफ कर्ल करो। थंब ऐसे मत करना कि हम, देखो कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ये राइट हैंड थंब रूल है, तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। राइट हैंड थंब रूल है, ए से बी तक स्टार्ट करना है। समझ में आ रहा है कि ये प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हुआ, ए से स्टार्ट करना, बी की तरफ जाना है, तो ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे जाओ। अब ऐसे मत समझना कि मैं तो ऐसे सर्व करता हूँ इतने एंगल पे। हमेशा ये कर्ल करने का तरीका 90 डिग्री पे होता है, ऐसे ऐसे माना जाता है, ऐसा नहीं कि हम तो इतने पे करते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, कभी भी दो वेक्टर हो तो ऐसे कर्ल करो, ऐसे, तो वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ए वेक्टर अगर ऐसा है, और ब्लैक कलर से मैं बोला था, और बी वेक्टर कुछ ऐसा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा ऐसे घुमाने का, वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन।
ये ईटा कैप का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ईटा, इफ ईटा कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, देन वी कैन कंक्लूड दैट ईटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ईटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ध्यान रखिएगा, अगर ईटा ए के भी पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जिसमें ये है पूरा ए और बी, ये जो पूरा प्लेन है ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है ईटा अगर ये पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आप समझो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ईटा का डायरेक्शन ऐसा है, ये प्लेन में कंटेन किया हुआ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ए बी जो भी होगा वो सब इसी प्लेन में रहेगा ना। तो ईटा जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर टू ए भी होता है, परपेंडिकुलर टू बी भी होता है, इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये मुझे लग रहा है कि ये सफिशिएंट है आपको समझ में आने के लिए, और नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। ईटा कैप के बारे में समझ में आ गया कि ईटा कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर टू ए होता है और परपेंडिकुलर टू बी होता है, इनफैक्ट परपेंडिकुलर टू क्या होता है, ए बी। अच्छा, एडिशन वगैरह में क्या प्लेन चेंज होता है? नहीं होता। अगर हम ध्यान समझो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर 3b है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझो भाई। ए का मतलब कि ये वेक्टर है, मान लो 3b का मतलब क्या है, अगर ये b है तो 3b कितना होगा, इतना बड़ा होगा 3b, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता होता है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो एक a ऐसे है, b ऐसे है, 3b ये, लेकिन जोड़ने के बाद भी तो a और 3b जोड़ो तो भी वो प्लेनर ही तो होगा, उसी प्लेन में रहेगा ना। ट्रायंगल लॉ में पढ़े हो कि a को ऐसे बनाओ, b को ऐसे बनाओ, फिर उसी प्लेन में तो बनाते थे। तो यानी a प्लस b कुछ भी करो, जोड़ो घटाने से कभी भी प्लेन चेंज नहीं होता। दो वेक्टर को जोड़ें, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें, कभी भी उसका प्लेन चेंज नहीं होता। लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, प्लेन ही चेंज हो जाता है। प्लेन देखो, ए और बी को कंटेन करने वाला प्लेन ये था, ये था ना प्लेन कंटेन करने वाला, ये ए था, ये बी था, इसके परपेंडिकुलर चला गया ना, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर, प्लेन के साथ में ये बी के, ये ईटा कैप है। ईटा कैप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, दोनों पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। अब एक बात समझो, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी। अब भाई एक बात कोई कहे कि सर ए क्रॉस बी में तो ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर मान लो कल के दिन हम बोले हैं कि सर 2a प्लस बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर नया c बन जाए और इसका a इस और एक नया वेक्टर मैं बता दूँ, ये जोड़ोगे तो एक नया वेक्टर बन जाएगा c, और 3b प्लस 2a ये नया वेक्टर बन गया d। अभी भी क्या इसके परपेंडिकुलर रहेगा? हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल भाई, a को 2a कर दिया आपने इसमें और b जोड़ा, तो कुछ ऐसे चेंज करने से बस यही सब तो बदलेगा। ये सारे वेक्टर क्या इसी प्लेन में ही तो आएंगे यार, पैरेललोग्राम कुछ भी लगाओगे तो, लेकिन ये तो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ समझ में आ रहे हैं आपको, तो कुछ स्टैंडर्ड बातें भी समझो। स्टैंडर्ड बातें क्या, ए डॉट ईटा कितना होगा, 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे, याद रखो। तो ये ईटा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है ही है ना। बी डॉट ईटा कितना होगा, ये भी 0 होगा, बिना सोचे बोल दिया।
अरे कोई कहे कि मुझे बताओ a+3b डॉट ईटा कितना होगा, तो ये भी 0 होगा भाई, ये भी तो उसी प्लेन में रहने वाला है ना, ये तो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें समझ में आ जाना चाहिए। पहली दूसरी प्रॉपर्टी हो गई डायरेक्शन को लेके, ईटा कैप का क्या डायरेक्शन होगा। अगली प्रॉपर्टी में बोलूँ कि इफ़ a क्रॉस b इक्वल टू 0, तो मतलब क्या होगा, a एंड b आर पैरेलल वेक्टर। मतलब a व b कैसे होंगे, ऐसा हो सकता है a और b ऐसा हो सकता है, या फिर a और b ऐसा हो सकता है। पैरेलल मतलब 0 डिग्री एंगल हो सकता है या 180 डिग्री एंगल हो सकता है, दो पॉसिबल सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो हो गई। अगली बात मैं कहूँ तो a क्रॉस b में बात कर रहे थे कि a क्रॉस b का रिजल्ट क्या आएगा। तो a क्रॉस b में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में a क्रॉस b कितना आएगा, 0। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी कि a क्रॉस b को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स b क्रॉस a। याद रखिएगा, a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स b क्रॉस a। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको याद रखने का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हो जाने के बाद इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं थोड़ा सा। इसका ज्योमेट्री में क्या मतलब है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो बच्चों, अगर हम लोग जैसे ये A है, ये B है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम बनाया था, आपको पता होगा A और B पैरेललोग्राम ऐसे बना था। A इधर दोबारा बनाया था, ये B है ना, B इधर बनाया था, A ऐसे बना दिया था, तो ये पैरेललोग्राफ बन गया था। इनके बीच का एंगल थीटा था। अब आप लोग मैथ्स पढ़े हो थोड़ा बहुत, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया निकालने के लिए ये वैल्यू सर देखा जाए तो ये क्या होता है, a साइन थीटा, ये लेंथ a है तो इसे a साइन थीटा बोलोगे। अच्छा, तो a साइन थीटा इंटू ये पूरा लेंथ, यानी a साइन थीटा इंटू b। ईमानदारी से देखा जाए तो ये क्या ए बी साइन थीटा है। तो क्या इसको ईमानदारी से हम लोग a क्रॉस b नहीं बोल सकते, मॉड दो वेक्टर, दोनों को अगर एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स अगर पता हो तो उसका एरिया सीधा सीधा a क्रॉस b होता है मॉड में। ये क्या देता है, वो दोनों जो वेक्टर होते हैं, वो दोनों वेक्टर से फॉर्म करने वाला जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया देता है ये। ठीक है, ये कोई कष्ट होना नहीं चाहिए इसमें। तो बस यही तक रहा आज का लेक्चर। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा
और अगले टर्न पे हम कुछ बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और अब